जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है विजय पथ एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अतहर मिर्जा और पिछले 5 वीडियो के बाद ये 6वां वीडियो होगा हमारा, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के भूगोल का एमसीक्यू वीडियो करेंगे। और इसी के साथ आज हमारा छत्तीसगढ़ का भूगोल भी कंप्लीट हो जाएगा। कल के टॉपिक में हम फिर छत्तीसगढ़ का इतिहास हम शुरू करेंगे। तो आज तारीख है 15 जुलाई। 15 जुलाई आज हमारा जो टॉपिक है वो है वन संसाधन, खनिज, उद्योग और शिक्षा। इन टॉपिक्स पे आज हमें चर्चा करना है। इसी के साथ हमारा भूगोल वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। 16 जुलाई को हम छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे। 17 जुलाई को छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास। 18 जुलाई को छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास। ये सब हम पढ़ेंगे। इसी के साथ आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 19 जुलाई को मैराथन क्लास छत्तीसगढ़ बजट और 2025-26 व नवीन औद्योगिक नीति लिखा हुआ है। इस पे थोड़ा सा करेक्शन मैं बताना चाहूंगा। 19 जुलाई को जो मैराथन क्लास होगी वो अब तक के व्यापम में आए हुए, खासकर पिछले 1 साल के व्यापम में आए हुए छत्तीसगढ़ के जो प्रश्न है उन पर हम चर्चा करेंगे। अभी हाल ही में 4-5 एग्जाम्स में आपने देखा होगा कि व्यापम में किस तरह से नया पैटर्न पे क्या है प्रश्न पूछना शुरू किया है और कूट वाले सवाल ज्यादा आ रहे हैं। तो जितने 1 साल के, खासकर जितने भी छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के सवाल है ना, उस पे हम मैराथन क्लास लाएंगे। तो ये इसकी जरूरत अभी फिलहाल महसूस नहीं हो रही है, तो वो क्लास रहेगी। और मैराथन क्लास ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड पे चलेगा, तो आप हमारे ऑफलाइन बैच पे आकर जो है मैराथन क्लास अटेंड कर सकते हैं। इसी क्रम में 25 जुलाई को हमारा आखिरी वीडियो रहेगा, इस सीरीज का आखिरी वीडियो। और फिर इसके बाद 25 जुलाई के बाद एक नया सीरीज, नया चीज हम लेकर आएंगे। और आप लोगों से भी हम सलाह मांगते हैं कि आप लोग भी बताइए कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, एमसीक्यू वीडियो चाहिए या फिर लेक्चर वीडियो चाहिए, क्लास के वीडियो चाहिए। इस पे हम बात कर लेंगे। चलिए, पहला सवाल है हमारा, छत्तीसगढ़ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन चुने। यहाँ पर हमको इस सवाल को बताना है कि इस कथन को चुनना है। उदंती अभ्यारण्य गरियाबंद जिले के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। दूसरा कथन है यह अभ्यारण्य उड़ीसा राज्य की सीमा पर स्थित है। और तीसरा कथन है कि इस अभ्यारण्य की स्थापना 1983 में की गई थी। आपको सही कथन बताना है। चलिए, इसका उत्तर बताता हूं मैं। उदंती अभ्यारण्य गरियाबंद जिले के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है, बिल्कुल सही कथन है। यह गरियाबंद राज्य के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, जो उड़ीसा की सीमा से लगा हुआ है। उड़ीसा की सीमा, उड़ीसा का एक जिला है बलांगीर जिला, वहां से लगा हुआ है ये। इस अभ्यारण्य की स्थापना 1983 में हुई थी, ये भी एकदम सही कथन है। 1983 में, याद रखिएगा, उदंती के साथ साथ एक भैरमगढ़ और एक पामेड़, दोनों ये बीजापुर जिले में है। ये दोनों किस जिले में है? बीजापुर जिले में। बीजापुर जिले में स्थित है। तो भैरमगढ़, पामेड़ और उदंती, इन तीनों की स्थापना 1983 में वन भैंसों के संरक्षण के उद्देश्य से की गई थी। तो इस हिसाब से हमारा जो कथन होगा वो उपरोक्त सभी क्या होंगे? सत्य होंगे। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन कीजिए। सत्य कथन पूछा हुआ है, प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 44.25% वन क्षेत्र है। प्रदेश में वनों का विस्तार लगभग 59,772 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 22% क्षेत्र वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्र है। प्रदेश में हाथी रिजर्व की संख्या 2। आपको कथन को पढ़ना है और कथन को पढ़कर इस सवाल का उत्तर आपको देना है। ठीक, चलिए, पहले नंबर पे है, प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 44.25% वन क्षेत्र। बिल्कुल सही है भाई, 44.25% भूभाग पर हमारे छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र है। प्रदेश में वनों का विस्तार लगभग 59,772 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, ये गलत है। 59,772 पहले था, अब हो चुका है 59,820। तो आपको ये डेटा याद रखना है, 59,820 किलोमीटर स्क्वायर। तो दूसरा कथन तो गलत हो गया। कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 22% क्षेत्र वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्र है, तो वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्र वाला कथन भी क्या है? गलत है। 22 नहीं आएगा, 23.54% क्षेत्र आएगा जो वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्र है कुल भौगोलिक क्षेत्र का। प्रदेश में हाथी रिजर्व की संख्या 2 है, ये एकदम सही है। एक आपका बलरामपुर सरगुजा वाला हाथी रिजर्व है और एक है आपका लेमरू हाथी रिजर्व है। तो इसकी संख्या कितनी है? 2 है। तो इस हिसाब से इसका उत्तर क्या आ जाएगा सही कथन में? पहला और चौथा सही है, तो 1 और 4 आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। एक ये जो प्रदेश में हाथी रिजर्व है, इनकी संख्या 2 जो है ना, इस पे याद रख लीजिएगा। एक चल रही है गजराज परियोजना जो 2014 से चल रही है। इसके तहत सरगुजा, बलरामपुर, जशपुर, कोरबा, ये 4 जिले जो है इसके तहत शामिल है। इसके अलावा रायगढ़ भी इसमें शामिल है। ठीक, एक है रायगढ़। ये 5 जिलों में आपके गजराज परियोजना संचालित है। दूसरा याद रखिएगा, लेमरू हाथी रिजर्व।
लेमरू हाथी रिजर्व। ये 15 अगस्त 2019 से क्या है संचालित हो रहा है और 1995 किलोमीटर स्क्वायर में इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। इसमें 4 वन मंडल है। लेमरू हाथी रिजर्व में 4 वन मंडल शामिल है। 4 वन मंडल शामिल। कौन कौन से 4 वन मंडल याद रखेंगे? एक है आपका, इधर बता देता हूं अलग से, एक है आपका कोरबा, एक है आपका कटघोरा, एक है आपका धर्मजयगढ़ और एक है आपका सरगुजा। सरगुजा, ये 4 वन मंडल आपके इस लेमरू हाथी रिजर्व में है। तो ये जानकारी एसेंशियल है, इसको याद रखेंगे। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, डायमंड परियोजना के तहत सीएमडीसी एवं एनएमडीसी के मध्य गठित संयुक्त परियोजना द्वारा बलौदा, ये बा यहाँ पे आ गया है, इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे बलौदा बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक, बलौदा बेलमुंडी डायमंड कोल ब्लॉक में डायमंड ब्लॉक 156.80 वर्ग किलोमीटर रकबा क्षेत्र में पूर्वेक्षण अनुमति निष्पादन कर अन्वेषण की कार्रवाई की गई है। यह क्षेत्र किस जिले में अवस्थित है? सिंपल सी बात है, आपसे ये पूछा है कि जो सीएमडीसी और एनएमडीसी के द्वारा एक दोनों संस्थाएं मिलकर एक नई कंपनी, संयुक्त उपक्रम कंपनी का निर्माण किया गया है जिसका नाम है एनसीएल, एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड। इसकी स्थापना की गई है। इसके द्वारा हीरा उत्खनन के लिए डायमंड ब्लॉक चलाया जा रहा है। डायमंड ब्लॉक मिला है जो बलौदा बेलमुंडी ब्लॉक है। ये किस जिले में है आपको बताना है, तो ये आपके महासमुंद जिले में। आपका उत्तर हो जाएगा क्या? महासमुंद। इतना बड़ा क्वेश्चन है, उत्तर सिर्फ महासमुंद है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला है, अगला सवाल, असत्य कथन का चयन करें। सबसे बड़ा अभ्यारण्य तमोर पिंगला है क्या? सबसे नवीन अभ्यारण्य पामेड़ है क्या? सबसे छोटा अभ्यारण्य बादलखोल है क्या? और राज्य के सबसे उत्तर में स्थित अभ्यारण्य सेमरसोत है क्या? तो सबसे बड़ा अभ्यारण्य तमोर पिंगला बिल्कुल सही है। सत्य, ये तो सुमेलित है भाई। 608 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है क्षेत्रफल है। सबसे नवीन अभ्यारण्य पामेड़, ये असत्य है, ये आपका उत्तर हो जाएगा भाई, डी वाला असत्य है। सबसे नवीन है आपका भोरमदेव अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य है? भोरमदेव, जो 2001 में बना था और कहाँ है? कबीरधाम में है। सबसे छोटा अभ्यारण्य बादलखोल जशपुर में है भाई, एकदम सही है। इसका जो क्षेत्रफल है 105 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है? 105। और राज्य का सबसे उत्तर सेमरसोत, सेमरसोत किस जिले में है? तो बलरामपुर में है, और बलरामपुर राज्य का सबसे उत्तरी जिला है, इसलिए सबसे उत्तर में स्थित आपका जो अभ्यारण्य होगा वो सेमरसोत होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत खरसिया, बलौदाबाजार, नया रायपुर और परमालकसा प्रस्तावित की लंबाई कितनी है? इसका 325 किलोमीटर, 295 किलोमीटर, 395 किलोमीटर, 186 किलोमीटर। इसका उत्तर है 325 किलोमीटर। इसका क्या है? उत्तर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला सवाल है, कोरबा 1982-83 वर्ष के किसके सहयोग से, कोरबा में 1982-83 वर्ष के किसके सहयोग से एनटीपीसी की स्थापना की गई है? सीजीपीएससी प्री में यह सवाल पूछा हुआ था। इसका उत्तर है विश्व बैंक की जो एनटीपीसी कोरबा है, एनटीपीसी कोरबा, एनटीपीसी कोरबा, इसको किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? विश्व बैंक। ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना है, यहां भले दिखे स्थापित 82-83 दे रहे हैं, लेकिन स्थापना 1978 मानेंगे आप। और उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ है? तो इसका उत्पादन जो है 1982-83 से इसका उत्पादन हुआ है। ठीक है, विश्व बैंक के सहयोग से ये बना है। उत्पादन क्षमता कितनी है इसकी? तो इसकी उत्पादन क्षमता है 2600 उत्पादन क्षमता कितनी है? 2600 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। क्लियर? अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित कथनों में से किस संभाग में, संभाग नहीं होगा, किस भौतिक विभाग में, या किस विभाग में, भौतिक विभाग, वन आच्छादन का प्रतिशत सबसे कम है? पूर्वी बघेलखंड का पठार, जशपुर सांगली पार्ट प्रदेश, दंडकारण्य या छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग? तो सबसे कम वन किस क्षेत्र में है पूछे तो आप क्या बताओगे? छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में सबसे कम वन आच्छादन है प्रतिशत के हिसाब से, अगर आप देखोगे तो। चले अगले सवाल पे चलते हैं। कोरबा वेस्ट थर्मल पावर स्टेशन का दूसरा नाम क्या है? कोरबा वेस्ट थर्मल पावर स्टेशन का दूसरा नाम क्या है? आपको इसका जवाब देना है कि कोरबा वेस्ट थर्मल पावर स्टेशन का दूसरा नाम क्या है? भिलाई थर्मल पावर स्टेशन, दुर्ग थर्मल पावर स्टेशन, जिंदल थर्मल पावर स्टेशन, हसदेव थर्मल पावर स्टेशन। इसका जो नाम है वो हसदेव थर्मल पावर स्टेशन है। याद रखिएगा, कोरबा पश्चिम, हिंदी में लिखा रहता है ना कोरबा पश्चिम। ये कोरबा पश्चिम हसदेव ताप विद्युत गृह के नाम से जाना जाता है। 1983 से लेकर 1986 तक ये बना है।
210 मेगावाट के 4 यूनिट स्टेब्लिश है। टोटल इसकी उत्पादन क्षमता है 840 मेगावाट। किसका? कोरबा वेस्ट यानी कि कोरबा पश्चिम का। अगले सवाल पे चलते हैं। मार्च 2024 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कितने निजी विश्वविद्यालय हैं? निजी विश्वविद्यालय कितने हैं भाई? 15 है, 16 है, 25 है, या इनमें से कोई नहीं? आंसर आएगा आपका इनमें से कोई नहीं। वर्तमान में निजी विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? 17 है। याद रखिएगा, निजी 17 विश्वविद्यालय जो है संचालित हो रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ में निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजना से निम्नलिखित में से कौन सा स्थान संबंधित नहीं है? क्या बोल रहा है? निर्माणाधीन और प्रस्तावित, इनमें से कौन सा जो है निर्माणाधीन और प्रस्तावित, किस स्थान पर कोई ताप विद्युत ग्रिड ना तो निर्माणाधीन है ना ही कोई किसी तरह से प्रस्तावित है? भैया थान, याद रखिएगा, इफको कंपनी, सॉरी इंडिया बुल्स कंपनी। भैया थान में इंडिया बुल्स प्लस CS PGCL, इनके सहयोग से एक प्रस्तावित ताप विद्युत संयंत्र है जिसकी उत्पादन क्षमता 1320 मेगावाट की है। और भैयाथान 1320 मेगावाट। भैयाथान कहाँ है? भैयाथान है आपका सूरजपुर जिले में है। दूसरा याद रखिएगा प्रेमनगर। प्रेमनगर में आपका इफको खाद बनाने वाली कंपनी ना, प्लस CS PGCL, इसके सहयोग से यहां पर बनाया जा रहा है। इसका भी 1320 मेगावाट क्या है उत्पादन क्षमता है? 1320 मेगावाट। किसका? प्रेमनगर का। प्रेमनगर भी कहाँ है? सूरजपुर में है। इसके अलावा कोरबा दक्षिण, याद रखिएगा, यहाँ पर CSPGCL के द्वारा 1000 मेगावाट क्षमता, किसके द्वारा? CSPGCL, इसके द्वारा 1000 मेगावाट क्षमता का प्रस्तावित यहाँ पर ताप विद्युत संयंत्र है। नहीं है तो कहाँ है? करका भांठा में नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, करका भांठा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, विद्युत उत्पादक इकाई परियोजना वर्ष सुमेलित है। कौन सा सुमेलित है इसको आपको बताना है। पहला है कोरबा पश्चिम विस्तार संयंत्र 2015। देखिए, इससे पहले वाले सवाल में, 2 सवाल पहले में कोरबा पश्चिम था और ये क्या है? कोरबा पश्चिम विस्तार है। कौन सा सुमेलित है करके बताना है। जल विद्युत गृह गंगरेल 2010, भोरमदेव सह उत्पाद कबीरधाम 2009, जल विद्युत गृह सिकासार 2006। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा जल विद्युत गृह सिकासार 2006। कोरबा पश्चिम विस्तार संयंत्र जो है 2013 में बना है, 2013। जल विद्युत गृह गंगरेल जो है ये आपका 2004 में बना है। और भोरमदेव सह उत्पादन जो है 2006 से प्रारंभ हुआ है। इसमें जल विद्युत गृह गंगरेल में याद रखिएगा 10 मेगावाट का संयंत्र लगा हुआ है। भोरमदेव में 6 मेगावाट का संयंत्र लगा हुआ है। पहले यह CSPGCL के अंतर्गत आता था, अब इसे भोरमदेव को ही हस्तांतरित कर दिया गया है, वही इसका संचालन करता है। सिकासार में 7 मेगावाट का क्या लगा हुआ है? संयंत्र, जो 2006 में बना हुआ है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, राज्य में स्थित इथेनॉल संयंत्र के संबंध में क्या सही है? आपको इसको बताना है इथेनॉल संयंत्र के संबंध में। पहला कथन है, भोरमदेव शक्कर कारखाना कवर्धा में छत्तीसगढ़ का पहला इथेनॉल संयंत्र की स्थापना की गई है। दूसरा, यह PPP मतलब क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित देश की पहला एथेनॉल प्लांट, देश का पहला एथेनॉल प्लांट है। तो बिल्कुल दोनों कथन एकदम सही हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हैं। थोड़ा सा एसेंशियल जानकारी इसके बारे में याद रखेंगे कि ये जो इथेनॉल प्लांट है ये राज्य सरकार प्लस छत्तीसगढ़ डिस्लरी प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी के द्वारा क्या किया जा रहा है? संचालित किया जा रहा है। राज्य सरकार और इन दोनों कंपनियों के सहयोग से संचालित होगा। इसकी क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता है 80 किलोलीटर प्रतिदिन। 80 किलोलीटर प्रतिदिन जो है ये क्षमता से क्या करेगा? इथेनॉल का उत्पादन करेगा। लेकिन शुरू तो हो चुका था, वर्तमान में केंद्र सरकार से कुछ सहायता राशि या कुछ अनुबंध के कारण इसे वर्तमान में रोक दिया गया है। तो अभी यहां उत्पादन नहीं हो रहा है। संयंत्र पूरा स्थापित है, प्रारंभ भी हो चुका था, लेकिन वर्तमान में नहीं हो रहा है। सवाल याद रखेंगे, 2-3 बार सवाल पूछा हुआ है और भी पूछेगा कि पहला इथेनॉल संयंत्र कहां स्थापित हुआ है। प्रदेश की प्रथम औद्योगिक नीति कब से कब तक लागू थी? 1 नवंबर 2001 से 31 अक्टूबर 2003, 1 नवंबर 2001 से 31 अक्टूबर 2004, 1 नवंबर 2001 से 31 अक्टूबर 2010, 1 नवंबर 2001 से 31 अक्टूबर 2014।
तो प्रदेश की प्रथम औद्योगिक नीति कब से कब तक लागू थी, तो आप बताइएगा। 1 नवंबर 2001 से 31 अक्टूबर 2004 तक लागू था। प्रदेश की जो पहली औद्योगिक नीति है वो 2004 तक लागू है। वर्तमान में कौन सी औद्योगिक नीति चल रही है, पूछे तो क्या बताओगे? छठवीं औद्योगिक नीति। छठवीं औद्योगिक नीति कब से कब तक है भाई? 1 नवंबर 2024 से लेकर 31 मार्च 2030 तक, लगभग 6 वर्षों के लिए बनाया गया है यह नीति, याद रखेंगे। सवाल बनते हैं। अगला है, महासमुंद जिले के गोल्ड फ्लोराइड क्षेत्र को चुने। गोल्ड फ्लोराइड कहां कहां मिलता है महासमुंद में? चूराकुट्टा, घाट कछार, माकर मुत्ता, कौन कौन सी जगह है? तो तीनों के तीनों जो है महासमुंद में पाए जाते हैं। और किसके लिए पाए जाते, फेमस है, प्रसिद्ध है? गोल्ड फ्लोराइड क्षेत्र के लिए क्या है ये? प्रसिद्ध है। अगले सवाल पे चलते हैं। बस्तर संभाग के नगरनार में स्थापित संयंत्र निम्नलिखित कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया है। भिलाई स्टील प्लांट, एनएमडीसी, जिंदल स्टील या सीएमडीसी? तो ये संचालित है आपके एनएमडीसी स्टील प्लांट कंपनी, स्टील कंपनी के द्वारा जो है ये संचालित है। बस्तर में नगरनार में जो आपका स्टील प्लांट जो संचालित है ना, वो एनएमडीसी के द्वारा क्या किया जा रहा है? संचालित किया जा रहा है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई है? 2 मई 2002 को इसकी स्थापना हुई है। फैक्चुअल सवाल है, याद रखेंगे। एक आध सवाल इसमें से कभी कभी बन जाते हैं। सुमेलित कीजिए भाई, सीमेंट उद्योग से संबंधित सवाल है, आपको सुमेलित करके बताना है। अल्ट्राटेक सीमेंट कहाँ है? अंबुजा सीमेंट कहाँ है? सेंचुरी सीमेंट कहाँ है? और नुभोको सीमेंट कहाँ है? ये आपको बताना है। चलिए सुमेलित करते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट कहाँ है भाई? हिरमी में है। अंबुजा सीमेंट कहाँ है? रवान। हिरमी कहाँ है? बलौदा बाजार। रवान कहाँ है? ये भी बलौदा बाजार। सेंचुरी सीमेंट कहाँ है? बैकुंठ में। बैकुंठ कहाँ है? रायपुर। और नुभोको सीमेंट कहाँ है? सोनाडी में। नुभोको सीमेंट कहाँ है? सोनाडी। और सोनाडी कहाँ है? ये भी बलौदा बाजार में है। इसी के साथ याद रखेंगे, नुभोको की एक और शाखा है जो आरसमेटा कहाँ है? जांजगीर चांपा में। नुभोको की एक और शाखा है जो आरसमेटा जांजगीर चांपा में, याद रखेंगे। इस हिसाब से हमारा 1 का 4, बी का 3 और 2 और 1, ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चले अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सौर विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है? रायपुर है, दुर्ग है, बिलासपुर है या राजनांदगांव है? सीधा सीधा उत्तर याद रखेंगे, राजनांदगांव में SEZ सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र के तहत विकसित किया गया क्षेत्र राजनांदगांव। और यहां पर क्या बनाया जा रहा है भाई? सौर पैनल से विद्युत उत्पादन, ये यहां पर स्थापित किया गया। दूसरा कहां प्रस्तावित है, पूछे तो बताइएगा, बिलासपुर में प्रस्तावित है। कहां प्रस्तावित है? बिलासपुर में दूसरा प्रस्तावित है। नेक्स्ट, सुमिलित करें। देखिए आप लोग वीडियो को ना पूरा देखेंगे, आखिरी तक देखेंगे, क्योंकि मैंने सारे टॉपिक से क्वेश्चन उठाए हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन उठाए हैं। और हाल ही में भी सैटरडे को एडीआई का एग्जाम हुआ था, तो उस एडीआई के एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे टॉपिक से आ गए, जबकि हमारा वो 3 ही क्लास हुआ था, 3 या 4 क्लास ही हुआ था, तो सीधे सीधे हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन बन चुके थे। तो जब आप वीडियो को पूरा देख लोगे ना, हमारा सीरीज जब कंप्लीट हो जाएगा 25 तारीख तक, तो डेफिनेटली आपका जो आबकारी आरक्षक का एग्जाम है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। और परिचारक में भी आपको बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे। हमारे टॉपिक में शिक्षा भी है, इसलिए मैंने शिक्षा से भी सवाल यहाँ पे डाला हुआ है। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय कहाँ है? शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय कहाँ है? चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहाँ है? और अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय कहाँ है? चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता नहीं होगा, चंदूलाल चंद्राकर नहीं होगा, ये कुशाभाऊ ठाकरे होना चाहिए। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय, चलिए अब सही है। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय कहाँ है भाई? दुर्ग में। दुर्ग विश्वविद्यालय पुराना नाम है। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय कहाँ है? जगदलपुर में। बस्तर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहाँ है? रायपुर में है। और अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय कहाँ है? सबको पता है, बिलासपुर में, ABBV। अब इनका थोड़ा सा डेट याद रख लेना कि कब कब बना है, सन याद रख लेना। जैसे हेमचंद यादव विश्वविद्यालय ना 2015 में बना है, शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय 2008 में बना है, और इसी 2008 में ही सबसे नीचे बस्तर है ना, सबसे ऊपर में सरगुजा है, तो सरगुजा विश्वविद्यालय भी बना है। सरगुजा विश्वविद्यालय संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय नाम है, वो भी 2008 में बना है। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय ये 2003 में बना है। कब बना है? 2003। और अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय ये 2012 में बना है, 2012। उस हिसाब से आप कूट को मिला लीजिएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों के संबंध में सत्य कथन को चुने।
NH30 नेशनल हाईवे 30 प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसका विस्तार चिल्फी से सुकमा तक है। बिल्कुल सही, पहला कथन सही। 636 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 636 किलोमीटर चिल्फी घाटी से शुरू होता है, सुकमा के कोंटा तक जाता है। दूसरा नेशनल हाईवे 49 बिलासपुर से रायगढ़ तक विस्तृत है। इसकी लंबाई 197 किलोमीटर। अभी मैं जहां पे रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, बस यहीं से गुजरती है नेशनल हाईवे 49, जो बिलासपुर के कहां से शुरू होती है? नेहरू चौक से। नेहरू चौक से गोल बाजार, गोल बाजार से गांधी चौक जो कि हब है हमारा, गांधी चौक से फिर तोरवा होते हुए कहां जाती है? ये रायगढ़ तक जाती है। तो इसकी लंबाई 197 किलोमीटर है। फैक्ट है, याद रखना पड़ेगा। हाँ, 197 किलोमीटर है जी। नेशनल हाईवे 63 प्रदेश का सबसे छोटी राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये कथन एकदम गलत है। ये दोनों कथन क्या है? सही है। ये कथन गलत है। नेशनल हाईवे 63 नहीं है, नेशनल हाईवे 163A आपका सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है राज्य का, जो कहां से कहां तक है? गीदम से दंतेवाड़ा। कहां से कहां तक है? गीदम से दंतेवाड़ा तक है। इसको आप याद रखेंगे। नेशनल हाईवे 163A गीदम से दंतेवाड़ा तक आपका है, जो कितना किलोमीटर है? 12 किलोमीटर है। और यह राज्य का सबसे छोटा क्या है? आपका राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो सवाल के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो पहला और दूसरा कूट सही है आपका। ऑप्शन बी, पहला और दूसरा क्या है? सही है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा गलत है। चले अगले सवाल पे चलते हैं। सुमेलित करें। मेटल पार्क, इंजीनियरिंग पार्क, फूड पार्क, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहां कहां है? बताइए भाई। मेटल पार्क आपका कहां है? रायपुर में। रायपुर में कहां है? तो रावण भाटा में है। कहां है? रावण भाटा या रावा भाटा, यहां पे है आपका मेटल पार्क। इंजीनियरिंग पार्क कहां है? इंजीनियरिंग पार्क है हथखोज भिलाई में। कहां है? हथखोज भिलाई। फूड पार्क कहां है? फूड पार्क है बागोद धमतरी में। कहां है? बागोद धमतरी। इसके अलावा टेडेसरा राजनांदगांव में भी है फूड पार्क। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहां है पूछे तो नया रायपुर में। कहां है? नया रायपुर। नया रायपुर के तूता ग्राम में है। नया रायपुर के तूता ग्राम में आपका इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है। तो मेटल पार्क ए का 3 हो जाएगा भाई आपका, इंजीनियरिंग पार्क बी का 4 हो जाएगा, फूड पार्क 1 हो जाएगा। 3 4 1 2 ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहां से आप समझ जाइएगा। और जितने भी पार्क्स हैं ना, उन पार्क तो एक बार पढ़ के जाइएगा एग्जाम में, वहां से सवाल डायरेक्ट बनते हैं, ध्यान रखेंगे वहां पे। ठीक है। अगला सवाल है, एल्यूमिनियम पार्क कहां पर स्थापित है? एल्यूमिनियम पार्क कहां पर स्थापित है, सॉरी प्रस्तावित है बोला है। तो ध्यान रखिएगा, कोरबा जिले में आपका एल्यूमिनियम पार्क क्या है? प्रस्तावित है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, प्रदेश के किस स्थान पर ISBM विश्वविद्यालय स्थापित है? प्राइवेट विश्वविद्यालय है। किस स्थान पर है? इसका सीधा सीधा उत्तर है गरियाबंद। गरियाबंद जिले में ISBM विश्वविद्यालय क्या है? स्थापित है। ठीक है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। प्रदेश में सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के संबंध में कौन से कथन सत्य है? जो ITI होता है ना, सरकारी ITI, उस ITI के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, इसको आपको बताना है। सबसे पहला है आपका क्या, कि सबसे अधिक संचालित है कहां? रायपुर में। दूसरा, महिलाओं के लिए विशेष रूप से स्थापित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की संख्या कितनी है? 9। तो दोनों में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। दोनों कथन सत्य है, 1 और 2 दोनों कथन इसमें से क्या है? सत्य है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। आज थोड़ा सा सवाल हम ज्यादा लेकर आए हैं, क्योंकि टॉपिक को हमको क्या करना था? कंप्लीट करना था। जैसे प्रदेश में उत्पादित अभ्रक खनिज के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें। अभ्रक के बारे में बताना है। जैसे पहला कथन कहता है कि अभ्रक का उपयोग इंसुलेशन के रूप में तथा वायुयानों, उच्च शक्ति वाले मोटरों में होता है। दूसरा, प्रदेश में बस्तर, जशपुर क्षेत्र में इसके निक्षेप पाए जाते हैं। और तीसरा है, बोदेनार, गोलापल्ली की पहाड़ी, झारन गांव में अभ्रक पाए जाते हैं। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तीनों कथन को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद बताइए कि अभ्रक कहां कहां मिलते हैं। तो पहले आंसर बताने से पहले मैं बता दूं कि अभ्रक आपको बस्तर के दरभा में, बस्तर के दरभा में, सुकमा के झीरम में, और याद रखेंगे जशपुर के रंगोला में, जशपुर के रंगोला, सूरजपुर, सरगुजा और कोरबा, इन जिलों में मिलते हैं। सूरजपुर, सरगुजा और कोरबा, इन जिलों में जो है अभ्रक पाए जाते हैं। अब इसके बाद आप देख लो
कि पहला कथन सत्य है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, पहला कथन बिल्कुल सत्य है। इन इन क्षेत्रों में इसका उपयोग होता है। प्रदेश में बस्तर, जशपुर, यहाँ पर बस्तर और जशपुर दिख रहे हैं, इसके निक्षेप पाए जाते हैं, बिल्कुल सही। बोदेनार, गोलापल्ली के पहाड़ी झरन गांव में अभ्रक पाए जाते हैं, ये गलत है। आपका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 सही है। ध्यान रखेंगे, ये अभ्रक संभावित क्षेत्र है, इन क्षेत्रों को अच्छे से याद रखेंगे आप। अगले सवाल पे चलते हैं, सुमेलित कीजिए कौन कौन सा क्षेत्र कहाँ कहाँ पे इसको आपको सुमेलित करना है। जैसे कि लौह अयस्क, लौह अयस्क कहाँ मिलेगा? 4 गांव में। 4 गांव कहाँ है? कांकेर में। ये कहाँ है? कांकेर, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, लौह अयस्क मिलता है। बॉक्साइट, बॉक्साइट कहाँ मिलेगा? आमाबेरा, बॉक्साइट कहाँ मिलेगा? आमाबेरा, आमाबेरा कहाँ है? बस्तर में है। आमाबेरा कहाँ है? बस्तर। गार्नेट, गार्नेट कहाँ मिलेगा? बिशनपुर, बिशनपुर कहाँ है? जशपुर में है, बिशनपुर जशपुर में है। और इसी के साथ सोना, सोना कहाँ मिलेगा? तूता, तूता कहाँ है आपका? रायगढ़ में है। ये आपका सही सुमेलित होगा, जिसको आप याद रखेंगे कहाँ कहाँ कौन कौन सा क्षेत्र जो है मिल रहा है। ठीक, एक चीज और याद रखेंगे। अच्छा चलो अगले सवाल में उसको मैं बता देता हूँ, ये मिला लीजिएगा भाई, जो सही है उसको मिला लीजिएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। डीएमएफ, जिला खनिज न्यास संस्थान, डीएमएफ के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, इसे जिला खनिज न्यास अधिनियम 2016 द्वारा अधिनियमित किया गया था। दूसरा, यह गैर लाभ अर्जित करने वाली संस्था है। तीसरा, इस संस्था के अध्यक्ष राजस्व संभागीय आयुक्त या जिला कलेक्टर होता है। इसमें से कौन से कथन सत्य है आपको इसको बताना है। ठीक, पहला, इसे जिला खनिज न्यास अधिनियम 2016 द्वारा अधिनियमित किया गया था, ये एकदम एकदम गलत कथन है। इसे 2016 नहीं 2015 द्वारा अधिनियमित किया गया था। ध्यान रखेंगे, डीएमएफ के बारे में याद रखिएगा कि अधिसूचित कब किया गया था, तो 22 दिसंबर 2015 को, दिसंबर 22 2015 को अधिसूचित किया गया था। और लागू कब से है पूछे तो बताइएगा, 12 जनवरी 2015 से लागू है, भूतलक्षी प्रभाव से इसे लागू किया गया है। ठीक है, तो पहला कथन तो आपका क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा, यह गैर लाभ अर्जित करने वाली संस्था, बिल्कुल सही बात है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना, वो खनन संक्रियाओं से प्रभावित क्षेत्रों में क्या करना है भाई? विकासात्मक कार्यों को बढ़ावा देना है, यह इसका उद्देश्य है। शैक्षणिक हो गया, स्वास्थ्य हो गया, कल्याणकारी कार्य हो गया, इन सब में क्या करना है भाई? सहयोग करना है। तीसरा क्या है? इस संस्था के अध्यक्ष राजस्व संभागीय आयुक्त या जिला कलेक्टर होता है, बिल्कुल सही। तीसरा कथन एकदम सही है। 2 और 3 इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अगला सवाल है, असत्य कथन को सुमेलित कीजिए। असत्य है, कौन सा असत्य है भाई? ये बताना है आपको। बेरिल कुनकुरी में मिलता है क्या? दूसरा, गार्नेट कहां मिलता है? बिशनपुर मिलता है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया, ये तो सुमेलित है। बेरिल भी सुमेलित है। तांबा, मणिनार, बीजापुर, ये भी सुमेलित है। क्वार्ट्ज, सोनाखान, बलौदा बाजार, ये सुमेलित नहीं है। क्वार्ट्ज जो है आपके सोनाखान बलौदा बाजार में नहीं मिलता। तो आपका यही क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अब इसमें कुछ कुछ चीजें हैं जिन चीजों को आपको याद रखना है। जैसे कि अगर बेरिल की बात करें तो जशपुर, सुकमा, बीजापुर, कोरबा। जशपुर हो गया, सुकमा हो गया, बीजापुर हो गया, बीजापुर और कोरबा हो गया। जशपुर, सुकमा, बीजापुर, कोरबा, यहां आपके बेरिल मिलते हैं। दूसरा, गार्नेट की बात करेंगे तो गरियाबंद, बीजापुर और जशपुर। जशपुर तो है ही है, एक आ जाएगा गरियाबंद और एक आ जाएगा बीजापुर। यहां पर आपके क्या क्या मिलते हैं? गार्नेट मिलते हैं। क्वार्ट्ज की अगर बात करें, क्वार्ट्ज, तांबा तो ठीक है, मणिनार, बीजापुर में ही मिलते हैं। बिलासपुर में भी तांबा पाया जाता है, एक बार आंसर लिया हुआ है। क्वार्ट्ज अगर देखें तो जशपुर, रायगढ़, राजनांदगांव। जशपुर, रायगढ़, राजनांदगांव, यहां पे आपको क्या मिलेंगे? क्वार्ट्ज मिलेंगे। साथ में सुकमा और दंतेवाड़ा, सुकमा और दंतेवाड़ा, इन जिलों में क्वार्ट्ज खनिज की क्या होती है? प्राप्ति होती है। ध्यान से याद कर लीजिएगा कहां कहां क्या क्या मिलता है। अगला सवाल है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में सत्य कथन को चुने। देखिए पहले बताना है भाई इसको। सबसे पहला क्या है? इसका विस्तार तीरथगढ़ जलप्रपात के से आरंभ होकर पूर्व में उड़ीसा की सीमा कोलाब नदी तक है। दूसरा, कांगेर घाटी में रीसस बंदर एवं उड़न गिलहरी भी पाए जाते हैं। तीसरा, यहाँ बटरफ्लाई पार्क स्थित है, यहाँ बटरफ्लाई पार्क स्थित है। और चौथा, प्रदेश का पहला फ्लाई फेस्टिवल कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में जुलाई 2022 को आयोजित किया गया। तो बिल्कुल चारों के चारों कथन इसमें क्या है? सही है। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। पढ़ लीजिएगा अच्छे से। बटरफ्लाई पार्क कहाँ स्थापित है? तो हाँ, कांगेर घाटी में स्थापित है। कांगेर घाटी के बारे में आगे एक क्वेश्चन और है, उसमें हम डिटेल इसका देखते हैं। प्रदेश में पाए जाने वाले वनों के संदर्भ में सही क्रम है, तो कौन कौन से वन कहाँ कहाँ और कितने कितने पाए जाते हैं, इस पे थोड़ा चर्चा कर लेते। जैसे अगर हम मिश्रित वन की बात करें, राज्य में
मिश्रित वन। तो ये जो आपको ऑप्शन दिया है ना, ये वनों का उस वर्गीकरण को दिया है जिसमें हम वनों में पाए जाने वाले वृक्षों की प्रजातियों के आधार पर हम उसका वर्गीकरण करते हैं। मिश्रित वन आता है, साल वन आता है, और आपका सागौन वन आता है। मिश्रित, साल, सागौन। अगर मिश्रित वन की हम बात करें तो ये 29,942 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। साल वन की बात करें 24,244 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। और सागौन वन की बात करें तो 5633 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। परसेंट में अगर बात करें तो कुल वन क्षेत्र का 50.05% भाग में मिश्रित वन फैला हुआ है। साल वन बात करें तो 40.5% भाग में फैला हुआ है, 40.5% भाग में फैला हुआ है। और अगर सागौन वन की हम बात करें तो 9.42% भाग में फैला हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका पूरा डेटा है ना, इन सबको मिला लोगे ना तो 59,820 किलोमीटर स्क्वायर आएगा। ये वन क्षेत्र इतने इतने वनों में क्या है, बटा हुआ है। तो उस हिसाब से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा क्या है भाई, मिश्रित वन है। मिश्रित वन के बाद साल वन के बाद क्या आएगा, सागौन वन। ये आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, कैंपा का पूरा नाम क्या है। कैंपा का पूरा नाम क्या है, आप इसको बताइए। इसका सीधा सीधा उत्तर है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ये है आपका कैंपा। कैंपा का पूरा नाम, कैंपा के बारे में जान लो थोड़ा सा कि 24 जुलाई 2009 से इसकी शुरुआत हुई है। राज्य के कितने वन मंडल इसमें शामिल है, तो 7 वन मंडल इसके अंतर्गत शामिल है। कितने, 7 वन मंडल शामिल है। और याद रखेंगे इसका उद्देश्य क्या है, बिगड़े वनों का सुधार करना, वनों का संरक्षण एवं संवर्धन करना, साथ में क्षतिपूर्ति वनीकरण करना। ये याद रखेंगे, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। इस क्षतिपूर्ति वाले पॉइंट को याद रखेंगे ना, यहां से आपका आंसर पहचान में आ जाएगा। अगला सवाल है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्ष 1982 में स्थापित हुआ। इसका क्षेत्रफल 300 वर्ग किलोमीटर है। कुटरू खेल अभ्यारण्य इसमें स्थित है और कुटुमसर गुफा इसमें स्थित है। इसमें से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। पहला तो सही है, 1982 में स्थापित हुआ है। इसका क्षेत्रफल 300 वर्ग किलोमीटर है, गलत है, 200 वर्ग किलोमीटर है। राज्य का सबसे छोटा आपका क्या है भाई, राष्ट्रीय उद्यान है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कुटरू खेल अभ्यारण्य इसमें स्थित नहीं है, ये इंद्रावती टाइगर रिजर्व, इंद्रावती नेशनल पार्क में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर में है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। वहां पर कुटरू गेम सेंचुरी है, कुटरू खेल अभ्यारण्य वहां पर है, जो वन भैंसों के संरक्षण के लिए विशेषतः बनाई गई है। कुटुमसर गुफा इसमें स्थित है, ये बिल्कुल सही है। तो उत्तर हो जाएगा आपका 1 और 4। कुटुमसर की गुफा स्टेलेग्माइट यानी कि चूना पत्थर की एक किस्म की होती है, चट्टान होती है, उसी से निर्मित आपकी चट्टान है कौन सी, कुटुमसर गुफा। इस कुटुमसर गुफा में अंधी मछलियां पाई जाती है। कैसी मछलियां पाई जाती है, अंधी मछलियां, जिनका नाम क्या रखा गया है, शंकराई रखा गया है। नेक्स्ट अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। अवर्गीकृत वन को स्वतंत्र वन भी कहा जाता है। इस वन का सर्वाधिक विस्तार सरगुजा जिले में है। आपको बताना है दोनों में से कौन सा सही है। पहला तो सही है, अवर्गीकृत वन को क्या कहा जाता है भाई, स्वतंत्र वन कहा जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, इस वन का सर्वाधिक विस्तार सरगुजा में नहीं है, सर्वाधिक विस्तार इसका दंतेवाड़ा में है। कहां है, दंतेवाड़ा। तो दूसरा कथन गलत हो गया, केवल एक कथन आपका क्या होगा, सत्य होगा। चले अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपको, निम्नलिखित वनों की प्रशासनिक इकाइयों को निम्न से उच्च क्रम से व्यवस्थित करें, मतलब उच्च से निम्न की ओर व्यवस्थित करना है। फॉरेस्ट सर्कल, फॉरेस्ट डिवीजन, फॉरेस्ट रेंज, बीट। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं देख लेते हैं। वन वृत्त, ये हो जाएगा वन मंडल, ये हो जाएगा परिक्षेत्र, वन परिक्षेत्र। और बीट को बीट कहते हैं या खंड कहते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा होता है वो आपका वन वृत्त होता है। वन वृत्त के अंतर्गत आता है वन मंडल, वन मंडल के अंतर्गत आता है वन परिक्षेत्र, वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आता है परिक्षेत्र सहायक वृत्त, और सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है बीट या खंड। सबसे छोटी इकाई क्या होती है, बीट या खंड। ठीक है, वन वृत्त, वन मंडल, परिक्षेत्र, परिक्षेत्र सहायक वृत्त, बीट या खंड। वन वृत्त में जो होते हैं वो CCF होते हैं, चीफ कंजर्वेटिव फॉरेस्ट ऑफिसर।
वन मंडल में जो होते हैं डीएफओ होते हैं, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, वन मंडल अधिकारी। परिक्षेत्र में होते हैं आपके यहाँ पर एक भूल रहा हूँ क्या, परिक्षेत्र में आपके रेंजर होते हैं। कौन होते हैं भाई? रेंजर। और यहाँ पर होते हैं डिप्टी रेंजर, और यहाँ पर होते हैं आपके बीट गार्ड। ये इसके प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। एक चीज मैं भूल रहा हूँ, याद रख, वन मंडल के बाद उप वन मंडल आएगा, उप वन मंडल में एसडीएफओ आएगा, इसको ध्यान रखेंगे। चले अगले सवाल पे अच्छा, इसका आंसर नहीं बताया क्या मैं? हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा है फॉरेस्ट सर्कल, उसके अंदर में आएगा फॉरेस्ट डिवीजन, फिर आएगा फॉरेस्ट रेंज, फिर आएगा बीट। 1 2 3 4, इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर दिया तो 4 3 2 1 होना चाहिए, 4 3 2 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, उस हिसाब से जमा लीजिएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, सुमेलित कीजिए सेमरसोत अभ्यारण्य, गोमर्दा अभ्यारण्य, बादलखोल अभ्यारण्य, अचानकमार अभ्यारण्य, उसमें क्या क्या चीजें हैं, इसको आपको सुमेलित करना है। देखिए सेमरसोत अभ्यारण्य कहाँ है? बलरामपुर में है, और बलरामपुर में ही आपका पवई झरना है। बलरामपुर में ही आपका क्या है? पवई। गोमर्दा अभ्यारण्य कहाँ है? गोमर्दा अभ्यारण्य है आपका सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में, और वहां है आपका माडूसिल्ली झरना। माडूसिल्ली झरना यानी कि 1 का 4 आपको दिख गया, 1 का 4, बी का क्या हो गया 3, सी का क्या होगा? बादलखोल अभ्यारण्य। बादलखोल अभ्यारण्य में आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है क्या जी? 1 का 4, चलो छोड़ो। बादलखोल अभ्यारण्य कहाँ है आपका? गुल्लू जलप्रपात। बादलखोल कहाँ है? जशपुर में है, वहां पे मिलता है गुल्लू जलप्रपात एक। और अचानकमार अभ्यारण्य में आपका मिल जाएगा क्या? पंडवानी तालाब। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी नदी से सोना प्राप्त होता है? देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पैसा ही पैसा होगा, तो आप लोग, बहुत सारे लोग तैयारी कर करके परेशान हो गए होंगे, तो आप लोग भी कहाँ चले जाइएगा, पता बता दे रहा हूं मैं, इन जगहों पर पहुंच जाइएगा। सोना छान छान के निकालना है, और निकाल के 10% कमीशन मेरे को देना है, बाकी आप लोग बेच लीजिएगा, ठीक है? फिर आपके पास भी क्या होगा? पैसा ही पैसा होगा। ध्यान रखिए, निम्न में से कौन सी नदी में सोना प्राप्त होगा? पहला ईब, दूसरा आमोर, तीसरा कुनकुट, और चौथा मैनी। इसका उत्तर है चारों की चारों नदी में, चारों दिशाओं में फैल जाना भाई। जितने मेरे स्टूडेंट है, पुराने स्टूडेंट, वो सब दिशाओं में फैल जाइएगा, और बिल्कुल सोना कलेक्ट करके ला के मेरे को देना है। देखिए ईब नदी कहाँ है? जशपुर में है। आमोर नदी कहाँ है? आमोर नदी दुर्ग जिले में बहती है। कुनकुट नदी कहाँ है? कुनकुट नदी आपकी दंतेवाड़ा में है, और मैनी नदी भी जशपुर में है। इसके अलावा एक और नदी है, शबरी नदी। कौन सी नदी है? शबरी। इन नदियों में क्या मिलते हैं? सोने के कण पाए जाते हैं। खोजने चले जाना, मिल जाए तो मुझे भी बुला लेना। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। पहला, ग्रेफाइट खनिज कार्बन का अपर रूप है। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई, 6th क्लास से। ग्रेफाइट खनिज बलरामपुर में पाया जाता है। बलरामपुर में एक जगह है जिसका नाम याद रखिएगा, गिरवा पानी। बलरामपुर में एक जगह है जिसका नाम क्या है? गिरवा पानी। यहां पर ग्रेफाइट पाया जाता है। तो दूसरा कथन तो आपका बिल्कुल क्या है? सही है। इसके अलावा याद रखना, एक जगह है बलरामपुर में, मानिकपुर। कौन सी जगह है? मानिकपुर। ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह बता रहा हूं मैं, मानिकपुर याद रखना। और सुकमा में है केरलापाल। सुकमा में केरलापाल। ये ग्रेफाइट बलरामपुर के गिरवा पानी, मानिकपुर, और सुकमा में केरलापाल, इन 2 जिलों में मिलता है ग्रेफाइट। अभी तक तो इन 2 जिलों में मिल रहा है। तो दूसरा कथन एकदम सही है, केवल 2 इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, केवल 2। ठीक है, नेक्स्ट अगले सवाल पर चलते हैं। अगला जो हमारा सवाल है वो है, छत्तीसगढ़ में निम्न में से कौन सा क्षेत्र, कोयला क्षेत्र, सेंट्रल इंडिया कोलफील्ड्स लिमिटेड के अधीन है? ये सेंट्रल इंडिया नहीं होगा, ये SECL होगा, SECL। ठीक है, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, इसके अधीन आने वाले कौन कौन सा क्षेत्र है, इसको आपको बताना है। तो SECL में चिरमिरी आएगा, बैकुंठपुर आएगा, विश्रामपुर आएगा, कोरबा क्षेत्र आएगा। सभी के सभी आएंगे। कहाँ कहाँ है पता तो होगा ही। चिरमिरी आपका MCB में है, बैकुंठपुर कोरिया में है, विश्रामपुर सूरजपुर में, कोरबा तो कोरबा जिले में ही है। यहाँ पर आपके SECL के अंतर्गत कोयला का उत्खनन किया जाता है। नेक्स्ट, लिथियम से संबंधित सवाल है। एक महत्वपूर्ण खनिज है जिसका प्रयोग बड़े पैमाने पर बैटरी बनाने में किया जाता है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में लिथियम खनिज के उत्पादन के लिए पूरे देश में चर्चा हो रहा है। इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सबसे पहला, कटघोरा में लिथियम के भंडारण है, बिल्कुल सही है। दूसरा, यह देश की पहली लिथियम ब्लॉक है जिसका ऑनलाइन नीलामी की गई है, बिल्कुल सही है। इसे साउथ मैकी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित किया। कि कौन सी कंपनी को? साउथ मैकी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को आवंटित किया गया, एकदम सही है। साउथ मैकी एक भारतीय कंपनी, ये भी एकदम सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 2 3 4। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है,
सरगुजा संभाग के निम्न बॉक्साइट खनिज प्राप्ति स्थल को सुमेलित करें। सरगुजा संभाग में कहां कहां पर बॉक्साइट मिलता है? तो सरगुजा में आपको मिलेगा एक पटपटिया मिलेगा या परपटिया। जशपुर में आपको मिलेगा, जशपुर में कदम पाट मिलेगा। क्या मिलेगा? कदम पाट। और बलरामपुर में मिलेगा सामरी पाट। ये सुमेलित है भाई। तो एक का क्या हो जाएगा? 3, बी का क्या हो जाएगा? 1 और 2। ये आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, राज्य में खुले वन का क्षेत्रफल लगभग है। राज्य में खुले वन का क्षेत्रफल कितना है ये आपको बताना है कि कितना क्षेत्रफल में खुला वन क्षेत्रफल है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में। राज्य में जो खुला वन है, ये खुला वन इनमें से कोई नहीं दिए गए ऑप्शन में मैच नहीं करता भाई। खुला वन कितना है? 16,411 किलोमीटर स्क्वायर आपके राज्य में क्या है? खुला वन है, जो कि कुल वन क्षेत्र का कितना है? 12.14% है। कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 12.14% आपका क्या है? खुला वन है। सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो आपका खुला वन है वो कहाँ है? बीजापुर में है, बीजापुर। और मिनिमम सबसे कम जो खुला वन है वो कहाँ है? बेमेतरा में, बेमेतरा। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार प्रदेश का कुल वन क्षेत्र है कितना है भाई? कुल वन क्षेत्र आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, तो इसका जो सही आंसर होगा 59,820 वर्ग किलोमीटर होगा। वहीं अगर ISFR 2023 के अनुसार आपसे पूछता, ISFR रिपोर्ट 2023 के अनुसार अगर आपसे पूछता कि इसका राज्य का कुल वन क्षेत्र कितना है, तो आप इसको बताते 59,816 किलोमीटर स्क्वायर। 59,816 किलोमीटर स्क्वायर ये ISFR का है और 59,820 जो है आपका आर्थिक सर्वेक्षण का है, ठीक है। चले अगले सवाल पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? जो 59,820 हमने बताया वो छत्तीसगढ़ राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? सीधा सीधा उत्तर है 44.25% क्षेत्रफल पर क्या है? कुल वन क्षेत्र फैला हुआ है, ठीक। चले अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, इस राज्य में मानव निर्मित जंगल, अच्छा यहाँ पे, इस राज्य में मानव निर्मित जंगल, सवाल बदल गया क्या? ये सवाल है के निर्माण की योजना निम्न में से किस स्थान पर प्रस्तावित है? मानव निर्मित जंगल कहां पर बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा आपका दुर्ग जिले में बनाया जाएगा और ये लगभग 885 एकड़ में बनाया जाएगा, 885 एकड़ में। और इसे 3 साल में क्या करना है भाई? विकसित करना है। 3 साल में इसका विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। जो दुर्ग में आपका नंदिनी माइंस है ना, चूना पत्थर वाला जो खदान है, नंदिनी खदान, उस नंदिनी खदान की खाली पड़ी जमीनों पर क्या करना है? मानव निर्मित जंगल बनाना है। एशिया का सबसे बड़ा क्या होगा? ये मानव निर्मित जंगल होगा, ठीक है। चले अगले सवाल पे चलते हैं। वर्ष 2023 के मूल्यांकन के अनुसार छत्तीसगढ़ में अत्यंत घने जंगल के तहत कितना क्षेत्रफल आता है? अत्यंत घने जंगल, देखिए जब ISFR रिपोर्ट जो जारी हुई है 2023, इसमें 2023 में 4 कैटेगरी है, 3 कैटेगरी है। एक है अति सघन वन, अति सघन वन, जिसके अनुसार आपका ये पूछा है ना अत्यंत घने जंगल, ये अति सघन वन है। दूसरा है आपका सामान्य सघन वन, सामान्य सघन वन। और तीसरा है आपका क्या? खुला वन। खुला वन का डेटा हमने देख लिया है। सामान्य सघन वन सबसे ज्यादा है राज्य में। अति सघन वन की बात की जाए तो 7416 वर्ग किलोमीटर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। राज्य में जो अति सघन वन है वो 7416 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल वन क्षेत्र का 5.49% है। मैक्सिमम कहाँ है पूछिए तो बताना बीजापुर में, और मिनिमम कहाँ है पूछे तो बताना बेमेतरा में। कहाँ है? बेमेतरा में। किसकी बात चल रही है? अति सघन वन की बात चल रही है, ध्यान दीजिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ की वन संपदा के संबंध में सही नहीं है? छत्तीसगढ़ की किसके संबंध में? वन संपदा के संबंध में सही नहीं है। पहला, साल व सागौन 2 मुख्य वृक्ष प्रजाति, बिल्कुल सही भाई। आरक्षित वन क्षेत्र संरक्षित वन क्षेत्र से कम है। देखते हैं, साल वृक्षों का वन क्षेत्र सबसे अधिक है। साल वृक्षों का देखो, साल और सागौन में दिया है ना, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये तो सही है। साल वृक्षों का वन क्षेत्र सबसे अधिक है। घना वन क्षेत्र खुले वन क्षेत्र से कम है। घना वन क्षेत्र खुले वन क्षेत्र से कम है। मैंने आपको खुला वन क्षेत्र लगभग 16,000 के आसपास बताया था, 16,411 ये खुला वन क्षेत्र है। और घना वन क्षेत्र कितना बताया था अभी जस्ट हमने देखा ना पिछले वाले सवाल पे? 7416 कितना है? 7416
16। ये खुला है, ये है आपका घना वन क्षेत्र। तो ज्यादा कौन है? खुला है। क्या बोल रहा है? घना वन क्षेत्र खुले वन क्षेत्र से कम है। ये भी बिल्कुल सही। बच गया आपका ये। आरक्षित वन क्षेत्र संरक्षित वन क्षेत्र से कम है। जाहिर सी बात है, आरक्षित वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? 43.31%। और संरक्षित वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? 40.18%। तो ये अधिक है, जबकि सवाल में उल्टा पूछा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित प्रमुख वनोपज है। कौन कौन सा प्रमुख वनोपज है भाई? तो साल है, सागौन है और बीजा है। बांस जो है प्रमुख वनोपज। प्रमुख, देखो राज्य में जो वनोपज है ना, वो दो कैटेगरी में है। एक है आपका मुख्य वनोपज और एक है आपका लघु या गौण वनोपज। तो जो आपका प्रमुख वनोपज कह रहा है वो मुख्य वनोपज की बात कह रहा है, जिसमें साल, सागौन, साजा, बीजा, खैर और शीशम, ये 6 प्रजातियां शामिल है। बांस आपके लघु वनोपज के अंतर्गत आता है। तो 1, 2 और 4 इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ वन विकास निगम कब अस्तित्व में आया? सिंपल सा उत्तर है मई 2001। मई 2001 को छत्तीसगढ़ वन विकास निगम जो है अस्तित्व में आया है। इसका उद्देश्य क्या है? बिगड़े वनों का सुधार करना, जो मूल्यवान प्रजाति के मूल्यवान पौधे हैं, ऐसे प्रजाति के पौधों को क्या करना? उगाना। ये इनका क्या है? प्रमुख उद्देश्य है वन विकास निगम का। और इस वन विकास निगम के तहत राज्य में 9 वन परियोजना मंडल संचालित है। याद रखेंगे, 9 वन परियोजना मंडल संचालित है। कितने हैं? 9। इस 9 में से 3 आपके क्या है? औद्योगिक वन परियोजना मंडल है। 3 क्या है? औद्योगिक वन परियोजना मंडल है। चलिए अगले सवाल है, छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्र निम्नलिखित इकाइयों में विभाजित है। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था डिटेल, किसमें किसमें है? वृत्त में है, वन वृत्त में है, वन मंडल में है, वन परिक्षेत्र में, वन खंड में है। क्या बोले हैं? अवरोही क्रम में जमाइए। तो सबसे पहला तो आएगा 3 वृत्त आएगा, फिर उसके बाद मंडल आएगा। क्या आएगा? उसके बाद मंडल 1 आएगा, उसके बाद परिक्षेत्र आएगा 2 आएगा, और फिर खंड आएगा 4 आएगा। 3, 1, 2, 4 ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा छत्तीसगढ़ में कब से स्वीकार की गई? संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा छत्तीसगढ़ में कब से स्वीकार की गई है? जून 1990 से स्वीकार की गई है। कब से स्वीकार की गई है? जून 1990 से स्वीकार की गई है। ठीक है, चले अगला सवाल है, कैंपा परियोजना के अंतर्गत वन मंडल कहाँ नहीं है? वन मंडल कहाँ नहीं है ये पूछ रहा है। कैंपा परियोजना, कैंपा परियोजना का डिटेल मैंने बता दिया, और ये भी बताया था कि 7 वन मंडल इसके अंतर्गत शामिल है। कौन सा नहीं है? तो सुकमा नहीं है। याद रखना, कौन सा नहीं है? सुकमा। तो कौन कौन सा है भाई? तो कौन कौन सा है? एक है आपका केशकाल, एक है आपका धमतरी, एक है आपका कटघोरा, एक है आपका कोरबा, एक है आपका धर्मजयगढ़, एक है आपका सरगुजा, और एक है आपका बलरामपुर। हो गए 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 7 वन मंडल आपके शामिल है किसके अंतर्गत? कैंपा परियोजना के अंतर्गत शामिल है। इसको याद रखने का तरीका आप मैपिंग से कर सकते हैं। जैसे बता देता हूं, इसी में आप सबसे पहले नीचे आएंगे, नीचे आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? केशकाल मिलेगा कोंडागांव में, इसी के ऊपर में क्या मिलेगा? धमतरी मिलेगा। केशकाल मिलेगा और इसी के ऊपर में क्या मिलेगा? धमतरी मिलेगा। ये हो गया। इसके अलावा याद रखेंगे आप, केशकाल हो गया, धमतरी हो गया, फिर याद रखेंगे कटघोरा, कोरबा, धर्मजयगढ़। तो सब यहीं पे है, कटघोरा है यहाँ पे, कोरबा है यहाँ पे धर्मजयगढ़ है, और सरगुजा और बलरामपुर। इस तरीके से आप याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रारंभ वृक्षारोपण महाअभियान 2010 को क्या नाम दिया गया है? हरियर छत्तीसगढ़ के नाम से ये क्या है? संचालित है। 2010 से क्या है? ये प्रारंभ है भाई, संचालित है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में वन का प्रतिशत योगदान कितना है? 2.95% योगदान है 2024-25 में। राज्य के जीडीपी में वन क्षेत्र का या वनोपजों का जो योगदान है वो 2.95% है। सिंपल सा सवाल है, पूछ सकता है। अगला है, सुमेलित कीजिए तमोर पिंगला, गोमर्दा, सेमरसोत, बादलखोल। इसको सुमेलित करना है भाई। तमोर पिंगला किस जिले में है? ये आपको मिलेगा, तमोर पिंगला सूरजपुर जिले में है। गोमर्दा किस जिले में है? ये रायगढ़ नहीं होगा भाई, सारंगढ़ होगा। पुराना क्वेश्चन है लग रहा है, सारंगढ़। गोमर्दा किस जिले में है? सारंगढ़ में है। सेमरसोत कहाँ है? सेमरसोत है आपका बलरामपुर जिले में, और बादलखोल कहाँ है? जशपुर में। मिला लीजिएगा, सबको पता ही होगा, एकदम बेसिक से सवाल है। अगला सवाल है हमारा,
छत्तीसगढ़ में निम्न उद्योगों की स्थापना एक समय या दूसरे समय में हुई है, इनके स्थापना के आधार पर कालक्रम में जमाइए। तो भारत एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को जिसका नाम है 1965 में स्थापित हुआ है। भिलाई इस्पात संयंत्र 1955 में स्थापित हुआ है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड 1985 में स्थापित हुआ है। और वैगन रिपेयर शॉप जो रायपुर में है ना 1966 में स्थापित हुआ है। तो उस हिसाब से देखोगे तो सबसे पहला स्थापना किसका हुआ है? भिलाई स्टील प्लांट का 2, फिर किसका हुआ है? भारत एल्यूमिनियम कंपनी का 1, फिर किसका हुआ है? वैगन रिपेयर शॉप 4, फिर किसका हुआ है? 3 का हुआ है 1985। 2 1 4 3 कहीं दिख रहा है क्या? 2 1 4 3 ऑप्शन गलत है, ये सही आंसर है, इसको लेके चलेंगे। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। वृहद औद्योगिक क्षेत्र, मध्यम औद्योगिक क्षेत्र और लघु औद्योगिक क्षेत्र। वृहद औद्योगिक क्षेत्र जो है वो 200 हेक्टेयर से अधिक का क्षेत्र होता है। मध्यम औद्योगिक क्षेत्र 100 से 200 हेक्टेयर के बीच का होता है। और लघु औद्योगिक क्षेत्र 50 से 100 हेक्टेयर के बीच का होता है। कहां से कहां तक? 50 से 100 हेक्टेयर तक। तो ए का क्या होता है? 3। ए का है 3, बी का क्या है आपका? 2, और सी का क्या है? 1। ये आपका क्या होगा? उत्तर होगा। ये अनवांटेड चीज है। चले अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, इसी के साथ आज का हमारा सवाल होता है कंप्लीट। उम्मीद करता हूं कि आपको आज के सवाल थोड़े से इफेक्टिव लगे होंगे, क्योंकि सवाल में ज्यादा समझाने वाली चीजें नहीं, फैक्चुअल चीजें ज्यादा है। कल से हम छत्तीसगढ़ का इतिहास का सवाल शुरू करेंगे और आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।